साथियों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जैसा कि आज के अंक में भारत की राज्य व्यवस्था एवं लक्ष्मीकांत की लिखी हुई पुस्तक, जिसमें संविधान के विषय में हम पढ़ रहे हैं, इसमें संविधान की प्रमुख विशेषताओं के रूप में एक विशेषता यह थी जिसके बारे में आपको बताता हूँ। लिखा है उन्होंने कि संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। अब यह क्या है? जो संसदीय संप्रभुता मतलब जो संसद चल रही है उसकी एक स्वयं में संप्रभुता है, और जो न्यायालय के पक्ष है, मतलब न्यायालय भी तो एक सर्वोच्च ही एक संस्था है, तो दोनों के बीच में समन्वय कैसा होना चाहिए उसके बारे में इस प्रकार से स्पष्ट किया गया है कि संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। अब देखिए यहाँ पे ब्रिटिश संसद से भी अपने संसदीय संप्रभुता का विषय लिया गया और अमेरिका से न्यायालय वाला विषय लिया गया। जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, ठीक उसी प्रकार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है। इसलिए यह कहाँ पे है? यह अनुच्छेद नंबर 21 में यह मेंशन किया गया है। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायपालिका सर्वोच्चता के बीच उचित संतुलन बनाने को प्राथमिकता दी। हमारा संविधान दो जगहों से मुख्य रूप से लिया गया, जिसमें कि अमेरिका का जो न्यायालय का सिस्टम है वो लिया गया, और भारत का जो इंग्लैंड का संसदीय सिस्टम था, वो दोनों को मिला के एक समन्वय बना के इस संविधान को निर्माण किया गया। एक और जहां सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। अब देखिए यहाँ कह रहे हैं कि अगर न्यायालय संसद में जो कानून बनता है उसको असंवैधानिक भी घोषित कर सकता है, तो वहीं पर क्या होता है कि दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर सकता है। यह भारत के संविधान की खूबसूरती है। अगला जो विषय है वह है इसकी विशेषता का प्रमुख भाग, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है। यह कहाँ न्याय व्यवस्था के अंतर्गत आता है कि सर्वोच्च न्यायालय एकदम चोटी की संस्था है, उच्च संस्था है। इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है, जैसे जिला अदालत व अन्य निचली अदालतें। न्यायालयों का एकल तंत्र केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को भी लागू करता है। यह विविधता है। हालांकि अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करती है। सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है। यह शीर्ष न्यायालय है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है और संविधान का संरक्षक भी है। इसलिए संविधान में इसकी स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें, भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन, विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा पर रोक, सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक, अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति,
कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना इत्यादि, यह सब भी भारतीय संविधान की विशेषता है। इसके बाद सबसे बड़ी विशेषता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार विशेष रूप से माना गया है। यह है संविधान के तीसरे भाग में जो 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है वो इस प्रकार से हैं। समानता का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 14 से 18 तक समानता का अधिकार मेंशन किया है। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। और सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, यह कहाँ लिखा गया है? यह अनुच्छेद नंबर 29 में और अनुच्छेद नंबर 30 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह कहाँ है? अनुच्छेद 32 में। तो अब ऐसे जानिए कि मौलिक अधिकार का उद्देश्य वस्तुतः राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है। यह कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह काम करते हैं। क्या? ये जो अधिकार बताए गए, उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। जो अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण जैसे अभिलेख या रिट जारी कर सकता है। हालांकि मौलिक अधिकार कुछ सीमाओं के दायरे में आते हैं, लेकिन ये अपरिवर्तनीय भी नहीं है। संसद इन्हें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर सकती है अथवा इनमें कटौती भी कर सकती है। अनुच्छेद 20-21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें स्थगित तक भी किया जा सकता है। अब इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यह भी संविधान का एक विशेषता है हमारे। डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। इनका उल्लेख संविधान के चौथे भाग में किया गया है। इन्हें मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें क्या? सामाजिक, गांधीवादी तथा उदार बौद्धिक। नीति निर्देशक तत्वों का कार्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता। संविधान में कहा गया है कि देश की शासन व्यवस्था में ये सिद्धांत मौलिक हैं और यह देश की जिम्मेदारी है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाए। इसलिए इन्हें लागू करना राज्यों का नैतिक कर्तव्य है, किंतु इनकी पृष्ठभूमि में वास्तविक शक्ति राजनैतिक है, अर्थात जनमत, जनता का मत। मिनर्वा मिल्स मामले में, जो कि 1980 का मामला है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। कुछ और भी प्रमुख विशेषताएं हैं, इसकी चर्चा अगले अंक में करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।